नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। दोपहर के 3 बजे हैं और रोज हम हाजिर होते हैं आपके साथ मुखातिब होने के लिए, क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक है। उससे पहले 2023 है। 2023 का दाव ही तय करेगा 2024 में कौन से मुद्दे रहने वाले हैं। जाति का कार्ड चलेगा या फिर हिंदुत्व होगा सबसे बड़ा दाव। ऐसे में सियासी समीकरण को साधने के लिए जोर आजमाइश का जोर जारी है। एक तरफ जाति का कार्ड खेला जा चुका है तो दूसरी तरफ सनातन के रास्ते हिंदुत्व भी एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। यानी एक तरफ जातियों में वोट बैंक को बांटने की कोशिश है तो वहीं दूसरी तरफ हिंदुत्व के जरिए जोड़ने की कोशिश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुत्व को लेकर हमेशा से ही काफी मुखर रहे हैं। भले वो अयोध्या में राम जन्मभूमि पूजन पर उनका जाना या अपने संसदीय क्षेत्र काशी को उसकी वो पहचान दिलाना जिसकी वो हकदार थी, बाबा की नगरी केदारनाथ में बाबा केदार के दर्शन करना, या फिर आज पिथौरागढ़ में उत्तराखंड को तमाम योजनाएं देना, लेकिन पिथौरागढ़ में आदि कैलाश के दर्शन पहले करना, पूजन में लीन होना। पीएम मोदी गर्व से खुद को हिंदू कहते हैं और अपने बिजी शेड्यूल में मंदिर और धाम के बीच दर्शन के लिए वक्त निकाल लेते हैं। आज भी पीएम मोदी कैलाश व्यू पॉइंट पर भक्ति में लीन नजर आए। भले इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, उत्तराखंड में चुनाव नहीं है, लेकिन फिर भी इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी चुनाव में लेने की कोशिश करती है। इसका फायदा कहीं ना कहीं चुनाव में होता है। किस्सा कुर्सी का में बात आज इसी हिंदुत्व कार्ड की और इसी बात की, क्या विपक्ष के पास इसकी काट है। वहीं थोड़ा वक्त के पीछे चलते हैं। उस वक्त काशी और उज्जैन मंदिर के जीर्णोद्धार के वक्त पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुना। अतीत में हमने देखा है, प्रयास हुए, परिस्थितियां पलटी, सत्ताएं बदली, भारत का शोषण भी हुआ, आजादी भी गई। इल्तुतमिश जैसे आक्रमणकारियों ने उज्जैन की ऊर्जा को भी नष्ट करने के प्रयास किए। इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। आज समय का चक्र देखिए, आतंक के वो पर्याय इतिहास के काले पन्नों तक सिमट कर रह गए हैं। तो चलिए, 24 से पहले 23 का चुनाव क्या यही तय करेगा सनातनी दाव। आलोक मेहता हमारे साथ हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर। हमारे साथ अरविंद मोहन हैं, हमारे कंसल्टिंग एडिटर। हमारे साथ हिमांशु भट्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले आलोक जी, मैं आपका रुख करना चाहता हूं कि भले ही आप तो खुद महाकाल की नगरी से आते हैं, उज्जैन से आते हैं, या उज्जैन की बात हो, काशी को उसका हक दिलाना हो। काशी पहले किस तरीके से दिखती थी, वो आप ऊपर देखिए तो आपको आसमान नहीं नजर आता था, तारों का झुंड नजर आता था, और अब काशी कॉरिडोर नजर आता है। मंदिर किस तरीके से हुआ है, अयोध्या मंदिर निर्माण, और लगातार पीएम का। और आज भी हमने देखा जैसे ही वक्त मिला वो आदि कैलाश के दर्शन कर रहे थे, पूजा अर्चना वहाँ पर कर रहे थे। ठीक है, इसे चुनावों से नहीं जोड़ते, लेकिन क्या इसकी काट विपक्ष के पास है, और ये कितना बड़ा जो है, कितना बड़ा कार्ड जो या कितना बड़ा मुद्दा जो है बीजेपी के पास है, और कितना कंसोलिडेट इससे हिंदू वोटर होता है। देखिए सचिन जी, इसे आप ये ठीक है कि चुनाव की बेला हर बार हमारे देश में तो 2 या 3 बार चुनाव होते रहते हैं और राज्य विधानसभाओं के चुनाव है। और ये ठीक है कि राहुल गांधी भी वो तो कैलाश मानसरोवर चीन के रास्ते होकर के पहुंचते हैं, चीनी नेताओं से मिलते हैं, एम्बेसडर से मिलते हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जितनी मेरी जानकारी है और मेरे ख्याल सबको ही होगी, कि वो जब राजनीति में नहीं आए थे और घर से भी जब निकल गए थे बहुत युवा उम्र में, कम उम्र में, उस समय भी वो ऐसे ही पहाड़ों में जाकर के उनको सबसे अधिक सुख मिलता था। यदि कभी मुझे बातचीत के जो अवसर मिले उनसे भी उनसे मालूम होता था कि वो 10-15 दिन तक वहीं चाहे फल फूल कुछ जैसे जंगल में खाते हैं उस तरह से रहने वाले का उनको सबसे अधिक आनंद आता था, वहां जमीन में अपना लेट जाएं। तो एक उनकी व्यक्तिगत आस्था और व्यक्तिगत धार्मिक आस्था है। दूसरा, एक शायद इसकी चर्चा नहीं हुई, चूंकि मैं थोड़ा सा बहुत ज्यादा लोगों के संपर्क में नहीं था,
पिथौरागढ़ जिस तरह से सामरिक महत्व की दृष्टि से चीन से कल ही बातचीत हमारी फिर से सीमा पर बातचीत हो रही है, ऐसे समय में, और जिनको जानकार लोग होंगे, कांग्रेस के लोग, चीन के आक्रमण के समय वाले वो लोग तो युवा हैं, लेकिन उनको कहीं इतिहास के पन्नों में मिलेगा कि इस क्षेत्र पर भी चीन की निगाह रही है, उस क्षेत्र से भी। इस दृष्टि से इसका एक दूसरा महत्व भी है, धार्मिक महत्व तो एक अपना व्यक्तिगत निष्ठा, और उसका ये थी कि जो उनके फॉलोअर हो गए, यदि मुझे हिमालय अच्छा लगता है, मुझे नर्मदा अच्छी लगती है, मैं भी नर्मदा और गंगा का दमन करके यदि करता हूँ, मैं पुस्तक लिखता हूँ, तो आप कहेंगे ना आप कैसे क्या हो गया। लेकिन नर्मदा और गंगा का महत्व, हिमालय का महत्व किसी एक धर्म नहीं, अंग्रेज जो विदेश में हैं वो लोगों ने भी एवरेस्ट पर या हिमालय पर बहुत कुछ किया, उसको पूजा अर्चना न कहें। इसलिए मैं, हाँ, और इस तरह की आस्था के साथ जो लोगों को बनता है कि एक हमने से बीच में है, जैसे आपने कहा, हजारों लोगों के बीच में जब जाते हैं कहते हैं अच्छा आप महाकाल की नगरी से हैं, भाई मैं कोई रोज तो नहीं जा सकता ना, यहाँ रहता हूँ दिल्ली में, मैं बाहर रहूँ तो, लेकिन लोगों के मन में एक भावना जागती है कि अच्छा आप उस हैं, आपको कहीं ना कहीं उसका प्रभाव मिला होगा, विक्रमादित्य कालिदास की नगरी से आए हैं, आपका कुछ, तो नरेंद्र मोदी को इसका फायदा मिलता है। देखिए वो साल भर में कई स्थानों पर जाते हैं, होता दुर्भाग्य ये है कि हमारे यहाँ हर चीज हम राजनीति से जोड़ देते हैं। यदि सचिन जी ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो अभी कहीं किसी ने कहा होगा इसलिए कर रहे हैं, और भाई हमारा, हम खुद आप लोग तय करते हैं क्या प्रोग्राम करना है, किस चीज पर विचार करना है, उस समय हमें किस समय पूजा करना है, किस समय कार्यक्रम करना है। तो मुझे लगता है कि इसको राजनीति से जोड़ना, और अपने मीडिया के मित्रों से मैं कहता हूँ कि कुछ चीजें जीवन में व्यक्तिगत यदि होती है, यदि सोनिया गांधी कुंभ के मेले के समय, मुझे ये तो याद नहीं, लेकिन कुछ 2-4 पहले जब कुंभ हुआ था, तो यदि वो भी वहां गई, तो हम ये नहीं कहते ठीक है उनको गंगा के किनारे अच्छा लगा, कुंभ के समय वो चली गई, तो जाना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं। अरविंद केजरीवाल गंगा में डुबकी लगाने जाते हैं, चाहे वो मोदी जी को चुनौती देने जाने के लिए गंगा स्नान करते हो, तो उसको हम उनकी धार्मिक आस्था का यही चुनाव था ना जब पिछली बार हिंदू साबित करने के लिए अपना जनेऊ तक दिखाया गया था। मतलब यही राज्य का चुनावी था ना, मध्य प्रदेश का चुनावी था, जब आपको कौन सच्चा हिंदू, कौन बड़ा हिंदू और कितने मंदिर के दर्शन हुए थे, वो तो सब हमने देखा ही है। लेकिन अरविंद जी, इसी लाइन को थोड़ा और बढ़ाते हुए कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि मंदिर सिर्फ तब जाना चुनाव है, एक तरफ आप गठबंधन में है, एक तरफ आप उस चीज़ को बाय करते हैं, उस आर्गुमेंट को, जब आपके साथी कह रहे होते हैं कि सनातन जो है वो कोड़ है, वो खत्म हो जाना चाहिए, सनातन जो है वो HIV है, सनातन को इस देश से मिटा दीजिए, और सनातनी जो है वो जहर है, और आप उस पर कहते हैं कि नहीं कोई कमेंट नहीं, ये तो वो साथी का कमेंट है। दूसरी तरफ आप भी कोशिश करते हैं बाबा बागेश्वर धाम चले जाएं, थोड़ा फायदा हिंदू होने का भी मिल जाए। भाई वोटर ये भी तो देखता ना, एक तरफ जो अयोध्या राम मंदिर से लेकर के आज PM मोदी के मंदिर जाने से लेकर के 24/7 वाला हिंदू, और दूसरी तरफ एक तरफ सनातन या सनातनी को गाली देने वाली बात और चुनावी हिंदू। हिंदू होना कोई शर्म की बात नहीं है, गर्व की बात है, लेकिन हिंदू होने भर से वोट मिले या वोट किसी का श्योर हो जाए, ये एकदम डिफरेंट है। तो इन दो चीज़ों को नहीं मिलाना चाहिए मेरे ख्याल से, और बीजेपी मिलाने की कोशिश कर रही है या करती रही है, कांग्रेस अब नकल में ये करने की कोशिश कर रही है। धर्म व्यक्तिगत आस्था है, और सब लोगों को आज़ादी है हमारे संविधान से भी कि वो जिस धर्म को मानना हो वो माने, उसकी पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए और उसका वोट में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बीजेपी का दोष एक लेवल पे ये है, या उसकी स्ट्रेटजी अब धीरे धीरे ये हो गई है कि वो हिंदू वोटों की पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करती है। कांग्रेस उसके देखा देखी जनेऊ या पूजा या बाकी सब चीजें हम देख रहे हैं कि सॉफ्ट हिंदुत्व सब भी दिया गया, लेकिन मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स थोड़ी डिफरेंट है और राज्यों से, ये याद करना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2-3 चीजें हैं, पॉकेट बहुत अच्छे हैं मेरे ख्याल। बीजेपी के लिए सबसे जो मजबूत हम लोग गुजरात गिनते हैं, मेरा मानना है कि मध्य प्रदेश के कुछ पॉकेट जैसे मालवा या कुछ भोपाल के आसपास के इलाके, ये मध्य प्रदेश के सबसे मजबूत गढ़ हैं। इससे ज्यादा कार्यकर्ता, इससे ज्यादा बढ़िया बेस बीजेपी का कहीं नहीं। इसके बावजूद बीजेपी की तकलीफ ये है कि मध्य प्रदेश के वोटरों में मुसलमानों का हिस्सा या अल्पसंख्यकों का हिस्सा और राज्यों की तुलना में काफी कम। तो इस बेसिस पे कि वो जीत जाएंगे या वो जितवा देंगे,
एक पोलराइजेशन करने की कोशिश बार बार होती है। जिन जगहों पे बीजेपी काफी कमजोर रही है, बिहार के जैसे सीमांचल में और जब, तो वहां भी बीजेपी बड़े मजे से जीतती है इस भय के पीछे। कश्मीर का भय बीजेपी दिखा के पूरे मुल्क की पॉलिटिक्स का, ये मध्य प्रदेश में बहुत दूर तक उसको नहीं ले जाता। तो इसलिए बीजेपी की एक तकलीफ ये है। दूसरी तकलीफ जो अब अचानक उभरी है, और वो दिलचस्पी आपकी हमारी सबकी है ये देखने में कि क्या कास्ट का कार्ड कम्युनल कार्ड को काट पाता है या नहीं काट पाता। और अब जो बीजेपी की तरफ से स्ट्रेटजी दिखाई जा रही है, वो मुझे लगता है कि वो और ज्यादा धर्म का कार्ड या हिंदू होने का कार्ड इस्तेमाल करें। पूजा कौन करता है, नहीं करता है, तीनों वक्त पूजा करता है। मेरे ख्याल कमलापति त्रिपाठी तो इतने सीनियर मंत्री थे और घंटों पूजा रोज करते। उनके पूजा के किस्से बहुत, बल्कि कई बार ये सुनते हैं कि उसके लिए उनको डांट भी पड़ी कि अभी ये मीटिंग का समय है कैबिनेट की, और आप तो पूजा करने वाले अपना समय उस हिसाब से मेंटेन करते हैं, अपना जीवन उस तरह से तय करते हैं, उसमें किसी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। 5 वक्त नमाज कोई पढ़ रहा है, वो भी अच्छा मुसलमान है, खराब मुसलमान भी हो, लेकिन उसकी पॉलिटिक्स असल में तकलीफ देती है। और ये पॉलिटिक्स अगर कांग्रेस नकल कर रही है बीजेपी का या बीजेपी करती है, तो दोनों ही मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स करने के चलते अपराधी हैं। मध्य प्रदेश के चुनाव के कॉन्टेक्स्ट में ये महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी का इतना बढ़िया बेस है, इतने मजबूत ठिकाने हैं उसके राज्य में, 2-3 पॉकेट तो बहुत ही बढ़िया है। इसके बावजूद बीजेपी को अभी भरोसा नहीं हो रहा है। जिस तरह से वो लड़ाई 20 साल शासन करने के बाद जिस तरह से वो लड़ाई लड़ रही है, अपने नेताओं को उतारो, टिकट दो, शिवराज जी का टिकट पहले डिक्लेयर नहीं करो, फिर दूसरे टर्म में डिक्लेयर करो, चौथे लिस्ट में उनका नाम आया। तो ये सब एक तरह की हड़बड़ी है, और वो हड़बड़ी की एक बड़ी वजह मैं मानता हूँ कि वो बागेश्वर महाराज के यहाँ कमलनाथ का जाना या हनुमान जी का पूजा करना और ये सब नर्मदा पूजा करना, ये नहीं है। हड़बड़ी की वजह ओबीसी पॉलिटिक्स का इमरजेंस एक लेवल पे है, और शिवराज जी ने बहुत ज़्यादा खुल के कभी ये पॉलिटिक्स नहीं की जैसे और राज्यों में है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को छुपाया दबाया नहीं है, और एक बहुत होशियारी से, जैसे बहुत सारी नहीं सर, छुपाया दबाया नहीं है, लेकिन जब आप एक स्मार्ट प्ले करने की कोशिश करते हैं, हालांकि पीएम ने अपनी रैली में बहुत सिंपल कहा था कि अगर पहला ही हक जो है, जब जाति का कार्ड खेला गया, जब पहला ही हक आपने कह दिया गया कि जिसकी जितनी भागीदारी है उसका उतना ही हक मिलना चाहिए, फिर उस हिसाब से तो 82% हिंदू हो जाते हैं। पीएम ने अपनी रैली से ये कह दिया था। तो उस हिसाब से हिमांशु जी, उस हिसाब से अगर देखा जाए कि आप एक तरफ कह देते हैं कि वो हक वाली बात, दूसरी तरफ आप स्मार्ट प्ले करते हैं, जैसे कि एक तरफ वो बागेश्वर धाम चले गए, दूसरी तरफ स्मार्ट प्ले आपने जाति का कार्ड भी खेल दिया। राहुल गांधी ने 5 मुख्यमंत्रियों को बिठा करके, भाई जाति का कार्ड ठीक है, जाति का कार्ड का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, 82% हिंदू हैं, बाकी जो है वो माइनॉरिटी हैं। जब आप आएंगे सत्ता में, आप करवाएंगे वहां पर जाति जनगणना, या फिर आप करवा लिए होते। सिंपल ये है कि आपने लोगों को बताना है कि वो 82% कितने बटे हुए हैं, वो ओबीसी कितने हैं, वो कितने, यानी हिंदू कितना बटा हुआ है, मैं इसको बांट करके दिखाऊं ताकि थोड़ा सा वोट पाऊं। यस, वही बात है एग्जैक्टली। जब आपने बाबा बागेश्वर की बात की, तो किस्सा मैं कल बता रहा था, आधा रह गया था, मुझे बता ले दीजिए। हुआ था ऐसा कि उनकी सभा थी सूरत के अंदर, और वो सूरत की सभा में लंदन से कोई आया, आके उन्होंने बाबा बागेश्वर से बात किया, और उसके बाद बाबा बागेश्वर ने कमलनाथ के लिए जाके सभा करनी चालू कर दी। वहीं से यह पूरा राजकारण, और राजकारण के साथ मध्य प्रदेश की चुनाव, देखो दोनों की शुरुआत हो गई। वहां पर सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड कमलनाथ खेलना चाहते थे, और वो उन्होंने शुरू कर दिया था। तो जब वो अभी बता रहे थे, तो मैं विनम्रता से उनके साथ नहीं जाऊंगा, मगर ये चीज मानूंगा कि एक्चुअली क्या हुआ कि वो जो सॉफ्ट हिंदुत्व के कार्ड के ऊपर जब कमलनाथ ने अपना डेरा लगा दिया, तो भाजपा के लिए वो बात इस चुनाव के लिए ये बहुत स्पष्ट हो गई कि उन्हें अपने हिंदुत्व के बेस को नहीं गंवाना है। उनकी राजनीति पहले से उसी पर रही है, क्योंकि उन्होंने तो अपने एजेंडा में लिखा हुआ था, पहले बता दिया था 370 35 राम मंदिर, और
समान नागरिक धारा, तो वो छोड़ने वाले है नहीं। तो हुआ क्या कि उसके बाद जब तमिलनाडु में स्टालिन के बेटे ने, उदयनिधि स्टालिन ने जब सनातन के सामने बोलना शुरू कर दिया, तो एक जरिया मिल गया भाजपा को। देखिए, जहां भाजपा एमपी में कहा जाता था थोड़े महीनों पहले कैंटीन कुबंसी के चलते और ये सब चीजों के चलते उनका जीतना बहुत मुश्किल है, वहां ये मैदान में आ गई और डट के मैदान में जाके खड़ी हो गई। उसकी वजह उदयनिधि स्टालिन का वो स्टेटमेंट, और उसके बाद एक के बाद एक नेता कहने लगे सनातन को खत्म कर दो। अभी सनातन को खत्म कर दो एक बाजू आप कहते हैं, दूसरी तरफ आपके एक नेता सॉफ्ट हिंदुत्व के लिए बाबा बागेश्वर की सभाएं करते हैं। विरोधाभास देखिए। उसके साथ में जब फिर ये जातिवाद कार्ड चला तो कांग्रेस ने पकड़ने की कोशिश की। मूलतः देखे तो वो तो जदयू का था, बिहार का था, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव वाला था। राहुल गांधी ने लालू प्रसाद यादव से यही सीखा ना, जो उनके पिताजी जिसका विरोध करते थे, दादी माँ जिसका विरोध करती थी, रानी माँ, उसको इन्होंने पकड़ लिया। नतीजा आज हम देख रहे हैं कि दो विचारधाराएं एक के आमने सामने चल रही है। अभी ये देखने को रहा प्रजा किसको पसंद करेगी। देखो, सवाल यहां आएगा, मध्य प्रदेश का चुनाव इसके लिए मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ 82% हिंदू प्रजा है जो वो नरेंद्र भाई मोदी कहते आए हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी और उनका गुट है जो कहते आया है कि हिंदू पूरा बटा हुआ है। 82 नहीं, शायद 8200 जातियों में बटा हुआ है। तो उनके लिए तो सिर्फ एक ही जाति है जिनका 18 से 20% वोट है और उन्हें वो अपने आप रखना चाहते हैं। उनमें भले कितनी जातियां हो, उनकी वो बात नहीं करेंगे। वजह क्या थी? ये महीने की 2 तारीख को ये जो कहे जाने वाला इंडी अलायंस है, उसकी मीटिंग थी मध्य प्रदेश में, भोपाल में। क्यों रद्द कर दी गई? कमलनाथ ने ये कह के कब बोला। तो मेरा मतलब ये है कि इस चुनाव के जरिए ये बात स्पष्ट हो जाएगी, क्या भारत का बहुल प्रजामत 8200 जातियों में बिखरा हुआ है और वो बिखर के वोटिंग करता है, या भारत की बहुल प्रजा अपनी बात को मानती है और एक तरफ वोट करती है। ये दो लाइन ऑफ थिंकिंग में ये बड़ा जंग है और ये बहुत स्पष्ट हो चुका है। बिल्कुल। और ये एक बाजू जनातन है, एक बाजू जातियां है। देखो, दोनों का परसेप्शन अलग अलग है, लोगों को समझता है उन्हें क्या चाहिए। नहीं, लेकिन आलोक जी, बात वही है ना कि क्या फिर मैं ये मानूं कि क्या सनातन का कार्ड, यानी कि 2023 में ये मध्य प्रदेश इलेक्शन, सनातन का कार्ड, और दूसरी तरफ ये स्मार्ट प्ले करना कि हम जातियों में बांट देंगे, आपको बता देंगे। उस दिन आपने देखा कि कौन दलित है खड़ा होकर बताए, कौन आदिवासी खड़े होकर बताए। वो भी मंशा साफ थी कि भैया कितना हिंदू बटा हुआ है, बताने की क्या ज़रूरत है, वो भी साफ नज़र आ रहा था। एक तरफ जो है लगातार पीएम का जो है वो मंदिर जाना, हिंदुत्व को लेकर के 2024 में जब हम जाएंगे तो जनवरी में राम मंदिर के दर्शन भी करने लगेंगे, वहाँ पर भी पीएम ने जाना है। तो क्या ये 2023 का मध्य प्रदेश का चुनाव हिंदुत्व कितना बड़ा चुनावी कार्ड है या कितना बड़ा चुनावी मुद्दा होगा, ये तय कर देगा? देखिए सचिन जी, मैं फिर से कहूंगा, बल्कि इसके पहले थोड़ा जोड़ूंगा कि केवल हिंदू नहीं, कल्याण की योजनाएं और साथ में मुस्लिम। अभी अरविंद जी कह रहे थे, मैं उनको बताऊंगा कि गढ़ तो ये हिंदू और हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सुदर्शन जी भी इंदौर में ही थे। इंदौर में बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता हैं और वहां से लगातार 7-8 बार बराबर भाजपा जीत रही, सुमित्रा महाजन उसके बाद। तो आज ये देखिए, पहले कभी कांग्रेस जीतती थी, लेकिन भोपाल, अब भोपाल जैसा जहां पर मुस्लिम बहुल होना, ये कहना कि हिंदू कार्ड के लिए, हिंदू वोट के लिए, मैं इससे अभी भी ऐसा, मेरा कहना है कि ये सही है। ठीक है, मैं यदि हिंदू हूँ, यदि मुझे कहीं पर पासपोर्ट पे लिखा जाता है या कोई मुझे एयरपोर्ट पर पूछता है, तो मैं क्यों नहीं कहूंगा कि हाँ मैं हूँ। क्या मैं कहूँ? यदि सोनिया गांधी सिर्फ ऑस्कर फर्नांडिस और दूसरे जितने उनके चॉइस रहे हैं, यदि वो ईसाई को रखते हैं, तो क्या हम कहें कि वो खाली ईसाई के लिए करते, लेकिन हो सकता है उनको वही ज्यादा प्रिय लगता हो। वो अब चर्च में नहीं जाती हो, लेकिन उनके यदि कहीं बाहर जाती हैं
अपने परिवार के साथ, तो हो सकता है वो चर्च भी जाए, उनकी भावना का बात है, दोनों वो हिंदू में भी जा सकती है। अच्छा, तो मैं एक मेरा बार ये सुनवा, कहना है कि मैं अपनी बात पूरी कीजिएगा, मैं एक बार सुनवा देता हूँ। पिथौरागढ़ में है, उत्तराखंड में है पीएम मोदी, वहीं के मैं विजुअल्स भी दिखा रहा था जब आदिनाथ के दर्शन भी किए थे। एक बार कुछ बोल रहे हैं, सुनवा देते हैं। अद्भुत प्यार, अपार आशीर्वाद, ऐसा लग रहा था जैसे स्नेह की गंगा बह रही है। आध्यात्म और अप्रतिम शौर्य की इस धरा का मैं वंदन करता हूं। वीर माताओं को विशेष रूप से वंदन करता हूं। जब बद्रीनाथ धाम में जय बद्री विशाल का उद्घोष होता है तो गढ़वाल राइफल्स के वीरों का जोश बढ़ जाता है। जब गंगोली हाट के कालिका मंदिर की घंटियां जय महाकाली के जयकारों से गूंजती है तो कुमाऊं रेजिमेंट के वीरों में अदम्य साहस का संचार होने लगता है। यहां मानस खंड में बागेश्वर, बैजनाथ, नंदा देवी, गोलू देवता, पूर्णागिरी, कसार देवी, कैची धाम, कटारमल, नाना कमता, रीठा साहिब, अनगिनत देव स्थलों की श्रृंखला का वैभव हमारे पास बहुत बड़ी विरासत है। राष्ट्र रक्षा और आस्था की इस तीर्थ भूमि पर मैं जब जब आया हूं, जब भी आपका स्मरण किया है, मैं धन्य हो जाता हूं। मेरे परिवारजनों, यहां आने से पहले मुझे पार्वती कुंड और जोगेश्वर धाम में पूजा अर्चना करने का सौभाग्य मिला। मैंने हर देशवासी के अच्छे स्वास्थ्य और विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने के लिए और मेरे उत्तराखंड के सारे सपने, सारे संकल्प पूरे हो, इसलिए आशीर्वाद मांगा है। कुछ ही देर पहले मेरी मुलाकात हमारी सीमा के प्रहरियों, हमारे जवानों के साथ भी हुई है। मुझे स्थानीय कला और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हमारे सभी बहनें, भाई, उनसे भी मिलने का मौका मिला। यानी भारत की संस्कृति, भारत की सुरक्षा, भारत की समृद्धि से जुड़े हुए इन तीनों स्वरूप में इस प्रकार से मेरी ये नए प्रकार की यात्रा भी जुड़ गई। सभी के दर्शन एक साथ हो गए। उत्तराखंड का ये सामर्थ्य अद्भुत है, अतुलनीय है। इसलिए मेरा विश्वास है और ये विश्वास मैंने बाबा केदार के चरणों में बैठ करके व्यक्त किया था। तो देवभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोगेश्वर धाम में पूजा अर्चना के बाद माथे पर चंदन तिलक और उसके बाद तमाम धामों का जिक्र करते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए और
देवभूमि की विरासत को बताते हुए आलोक जी अपनी बात पूरी कीजिए। देवभूमि की विरासत और इस पूर्ण विरासत को बताते हुए शायद यही है ये विरासत बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत। जी हाँ सचिन जी, आपने कहा। और देखिए, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे और मैंने शुरुआत इससे की थी कि राष्ट्र रक्षा शब्द उन्होंने यूज किया। बड़े पैमाने पर इसी क्षेत्र के सैनिक, हमारे देश की जवान, जो भले रेगिस्तान हो राजस्थान का, या हिमालय का लद्दाख हो, या पिथौरागढ़ के पास का पूरा हिमालय, नेपाल से लगी हुई सीमा, हमारे सेना, बल्कि भूटान की रक्षा के लिए भी भारत ने अपनी संकल्प कर रखा है, हम उसकी भी रक्षा करते हैं। हमारे पड़ोस में यदि उसकी तरफ भी कोई ऐसी गिद्ध निगाह डालता है तो इस दृष्टि से ये आपने जो बिल्कुल ठीक कहा। हाँ, इससे जिनकी भावनाएं प्रभावित होती हैं, और यदि उत्तराखंड में अभी हमारे परिवार कुछ सदस्य इस समय वो वहां पर तीर्थ यात्रा, जबकि हमने कहा है भाई पता नहीं सड़कें टूटी होगी, पता नहीं पहाड़ अभी इतना ज्यादा भूस्खलन हुआ है, लेकिन लोग जा रहे हैं। तो वो यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का उनके मन में भी बनता है कि देखिए, हम यदि कठिन में आते हैं, वो हमारा साथ देते हैं, हमारे भाई बंधु यदि सेना में हैं या किसी और क्षेत्र में है और उस क्षेत्र में प्रगति हो रही है, जहां सड़क से, हेलीकॉप्टर से आप हर तरह से पहुंच सके उन संग्रहों में जहां कभी हम नहीं जा पाते। सर एक बार मुझे फिर से कहा गया, एक बार जाने के लिए, एक बार मैं फिर से चलता हूं, वापस आऊंगा। मेरे लिए ना तो ये रास्ते नए हैं और न ही आप सभी साथी नए हैं। उत्तराखंड में अपनेपन की अनुभूति हमेशा मेरे साथ रहती है, और मैं देखता हूं कि आप भी अपनेपन के उसी हक के साथ, उसी आत्मीयता से मुझसे जुड़े रहते हैं। अनेक साथी उत्तराखंड के दूर सुदूर गांव के भी मुझे चिट्ठी लिखते हैं। हर अच्छे बुरे वक्त पर साथ खड़े रहते हैं। परिवार में कोई नए मेहमान का जन्म हुआ हो तो भी मुझे खबर भेजते हैं। बेटी पढ़ाई में कहीं आगे बढ़ी हो तो भी चिट्ठी लिखते हैं। यानी जैसे पूरे उत्तराखंड परिवार का मैं एक सदस्य हूं, वैसे उत्तराखंड मुझसे जुड़ गया है। देश जब कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करता है तब भी आप खुशी साझा करते हैं। कुछ सुधार की गुंजाइश अगर कहीं दिखती है तो वो भी आप मुझे बताने में कभी पीछे नहीं रहते। हाल ही में देश ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है। 30-30, 40-40 साल से लटका हुआ काम माताओं बहनों आपके आशीर्वाद से ये आपका भाई, ये आपका बेटा कर पाया है। और मजा देखिए, उस दौरान भी मुझे यहां की बहनों ने बहुत सारी चिट्ठियां भेजी है। मेरे परिवारजनों, आप सभी के आशीर्वाद से आज भारत विकास की नई बुलंदी की तरफ बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में भारत और भारतीयों का गौरवगान हो रहा है। हो रहा है ना? हो रहा है ना? पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है ना? एक समय था चारों तरफ
निराशा का माहौल था। पूरा देश जैसे मानो निराशा में डूब गया था। तब हम लोग हर मंदिर में जाकर यही कामना करते थे कि भारत जल्द से जल्द मुश्किलों से बाहर निकले। तो ना तो ये रास्ते नए हैं, ना ही आप लोग नए हैं, जिसका जिक्र आलोक जी कर रहे थे कि लगातार पीएम मोदी जब छोटी सी उम्र में ही निकल गए थे, उस वक्त यात्रा करते रहते थे, पहाड़ों पर जाते थे। केदारनाथ वो कितनी बार गए हैं, बद्रीधाम के उन्होंने लगातार दर्शन किए हैं, लगातार कई धामों की यात्रा की। आज उन्होंने वो दर्शन किए, वो अनुभव भी साझा करते हुए शायद तभी लिए ये जो ब्रांड यानी कि चुनाव में विपक्ष भी कहीं ना कहीं वो एक सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि अपनाने की कोशिश करता है, लेकिन 24/7 वाला जो ये अवतार है यानी कि रियल हिंदुत्व अवतार, उसकी काट अब भी उसके पास नहीं है। इस कारण से मोदी ब्रांड अब भी अनडिफिटेबल है।